सो एवरीबॉडी वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर का 2023 का जो पेपर हुआ था, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, राइट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये पार्ट 2 है जिसमें बच्चे 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, राइट। सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन जर्नल्स वाज इन गांधीज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ अपीयर्ड वीक बाय वीक। दैट मीन्स गांधी का जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो था, तो कब आया था? सीरियल फॉर्म में आया था, राइट। वीक बाय वीक आता था। तो किस जर्नल में पब्लिश हुआ था? यंग इंडिया में, द इंडियन ओपिनियन में, केसरी में, या फिर हरिजन में, राइट। तो इनमें से किस में से पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश किस में आता था? यंग इंडिया में। और ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है क्या? एक्चुअल में एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका, बट चाइल्डहुड से लेकर के 1921 तक के लाइफ के बारे में जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, राइट, वो सारी चीजें। और कब आया था? तो 1925 से लेकर के कंटिन्यू 1929 तक आया था, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज ये याद रखना, ये यंग इंडिया में जो आया था ये इंग्लिश वर्जन आया था, ठीक है। यंग इंडिया में क्या आता था? इंग्लिश वर्जन। लेकिन जो ओरिजिनली ये लिखा गया था किसमें? गुजराती और हिंदी में लिखा गया था। तो ये आया था कब? ये किसमें पब्लिश होता था? नवजीवन, ठीक है। ये एक जर्नल था जिसमें पब्लिश होता था हिंदी और गुजराती, लेकिन इंग्लिश वर्जन जो था इसका ट्रांसलेटेड वर्जन यंग इंडिया में आता था। नेक्स्ट देखिए, in which of his following plays Girish Karnad has used the ancient Indian myth to validate the father's authority and son's disobedience, reinforcing the counter Oedipal logic of filial relation. That means एक एंशियंट इंडियन मिथ का यूज किसने किया जिसमें वैलिडेट द फादर्स अथॉरिटी? ऑप्शन है हैवदना, ययाति, टेल दांता और नया मंडला। यहाँ नाग मंडला होगा तो नया मंडला हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ययाति। और ये आया कब था? 1961 में जब ये 23 इयर्स के थे, ठीक है। इनके बहुत सारे प्लेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि हायवदना हो गया, ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में सिलेबस में ही प्रिस्क्राइब्ड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1963 अकॉर्डेड टू इंग्लिश लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ। दैट मीन्स जब इंडियन पार्लियामेंट ने 1963 में लैंग्वेज एक्ट पारित किया था, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज को क्या माना गया? एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, एसोसिएट, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, या ऑक्सिलरी लैंग्वेज, या सेकंड लैंग्वेज। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज तो है नहीं क्योंकि हिंदी है, ठीक है, हिंदी। इसके बाद ऑक्सिलरी लैंग्वेज ये भी नहीं, सेकंड लैंग्वेज ये थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा ये हुआ एसोसिएट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ये एडिशनल है, ठीक है। हिंदी तो है लेकिन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। नेक्स्ट है, रुक्मनीज हार्ड टू पीजेंट लाइफ इन कमला मार्कंडेयस नेक्टर इन अ सीव इलस्ट्रेट the truth of which of the following poets work without hope draws nectar in a sieve। अब इसमें क्या है कि कमला मार्कंडेय करके जो पोएट है, ठीक है, इसने एक वर्क लिखा, क्या है? नेक्टर इन अ सीव, ठीक है। तो इसमें एक कैरेक्टर है रुक्मणी, और उसका जो हस्बैंड है, अरेंज मैरिज होती है इसकी, तो उसका हस्बैंड क्या है? पीजेंट है, ठीक है, पीजेंट है। उसका नाम क्या है उसके हस्बैंड का? उसके हस्बैंड का नाम है नाथन, राइट, जो टीनेंट फार्मर है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में किस पोएट को यहाँ मेंशन करता है? जो ये कमला मार्कंडेय है, इसने किस पोएट को यहाँ मेंशन किया है इस पर्टिकुलर स्टोरी में? विलियम वर्ड्सवर्थ को, रॉबर्ट साउदे को, एसटी कॉलेज को, कि विलियम गॉडविन को? तो करेक्ट आंसर है एसटी कॉलेज, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्टर इन अ सीव ये आया कब था? 1954 में। नेक्स्ट देखें, which of the following novels of Amitav Ghosh is concerned with the relationship between science, history, colonialism in a futuristic detective story? तो इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें साइंस, हिस्ट्री और कॉलोनियलिज्म और फ्यूचरिस्टिक डिटेक्टिव स्टोरी को भी मेंशन किया गया, सारी चीजों को मर्ज किया गया? ऑप्शन है द शैडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीजन, इन एन एंटिक लैंड, द कलकत्ता क्रोमोसोम। तो करेक्ट आंसर है द कलकत्ता क्रोमोसोम, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था? 1995 में, ठीक है। और इसकी सेटिंग क्या रखी गई थी? कलकत्ता, मतलब कलकत्ता और न्यूयॉर्क। चलो आगे देखें, हु कॉल्ड टैगोर द ग्रेट सेंटिनल ऑफ मॉडर्न इंडिया? ग्रेट सेंटिनल ऑफ मॉडर्न इंडिया
टैगोर को किसने बोला था? सरोजनी नायडू, डब्ल्यू.बी. येट्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीजेंड्स एंड बैलेट्स ऑफ हिंदुस्तान? तो ये जो पर्टिकुलर बुक है लीजेंड्स एंड बैलेट्स ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखी है? ए.के. रामानुजन, सी.के. कुमार, नजीम एज़िकी, तोरू दत्त। तो करेक्ट आंसर है तोरू दत्त ने लिखी है। आई कब थी ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और आया कब था ये? 1882 में। चलिए आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वाज द फर्स्ट टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? राइट, तो अब अच्छे से देखना, यहाँ पूछ रहा है कौन है जो इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पहला इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, यहाँ राइटर नहीं बोला है। अगर राइटर बोलता तो आप आर के नारायण लगाते, है ना, आर के नारायण, लेकिन यहाँ ड्रामेटिस्ट पूछ रहा है। तो ड्रामेटिस्ट इसमें दो ही दिख रहे हैं स्टार्टिंग के। तो सबसे पहले मिला था ड्रामेटिस्ट में गिरीश कर्नाड को, इन्हें मिला 1994 में। ठीक है, लेकिन शायद विभाग ने इसको, एमपीपीएससी ने इसको कंसीडर किया था महेश दत्तानी को, जिनको मिला 1998 में। ठीक है, ओके, इनको किसके लिए मिला था? फाइनल सॉल्यूशन के लिए, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, गिरीश कर्नाड को क्या क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, पद्मश्री मिला कब? 1974 में, और पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नोशन ऑफ हैबिटेट्स एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक जेम्सन, पॉल गिलरॉय, लॉयटार्ड, पायर ब्रिजियो। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ये कोई थ्योरी है जिसे किसने दिया था? ये पायर ब्रिजियो। नेक्स्ट है सिंक्रोनिक रिलेशनशिप बाय विच सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल वैल्यूज एंड कल्चरल सिंबलिज्म आर सेड टू फिट टुगेदर। क्या करते हैं? सब इकट्ठा साथ में रहते हैं, वो क्या है? होमोलॉजी। ठीक है, होमोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये टर्म किसने कॉइन किया था? रिचर्ड ओवेन। ठीक है, रिचर्ड ओवेन। ठीक है, आगे देखें, द बर्मिंघम सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज, द की साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ कल्चरल स्टडीज वॉज फाउंडेड बाई जेक्स लुकॉन, टेरी गाल्टन, रिचर्ड होगार्ट, एंटोनियो ग्राम्स्की। करेक्ट ऑप्शन रिचर्ड होगार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू क्रिस बार्कर विद इन कल्चरल स्टडीज इज इट्स सिग्निफाइंग प्रैक्टिस, डिसेंट्रिक स्ट्रेटजी, डिफरेंस और एंटी एसेंशियल। तो करेक्ट आंसर है एंटी एसेंशियल। नेक्स्ट देखिएगा, कल्चरल स्टडीज इज एन interdisciplinary field in which perspectives from different disciplines can be selectively drawn on the examine the relations of politics and religion, culture and literature, politics and media, culture and power। तो करेक्ट आंसर है कल्चर एंड पावर। नेक्स्ट देखिएगा, Dasrest states in his early essay in coding and decoding, early essay इनका क्या था? coding and decoding, that means within text songs, paintings, television, soaps are ऑर्गेनाइज थ्रू द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन कोड्स। किसने बोला था? ये कौन बोलता है अपने इस पर्टिकुलर वर्क में कि मीनिंग, इसका मतलब क्या? कोडिंग डिकोडिंग इसका मतलब क्या है? उनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि विद इन टेक्स्ट सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, टेलीविजन, सोप्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन कोड्स। मतलब ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं ना, ये टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कोड में ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो किसने बोला? स्टुअर्ट हॉल, मिशेल फुकोल्ट, फ्रेडरिक जेम्सन और जेक्स लुकॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना स्टुअर्ट हॉल। ठीक है, स्टुअर्ट हॉल ने। तो क्या बोला उसने? कोडिंग डिकोडिंग जो चीज है, क्या कोडिंग डिकोडिंग क्या है? वो विद इन टेक्स्ट जो होती है वो किसी न किसी कोड में होती है। ठीक है, कोड में ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट देखिए, फॉर डैश आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट्स द इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, इट गिव्स देम आइडेंटिटी नेसेसरी टू द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर व्हाइल मेकिंग देम फील एज इफ दे आर फ्री एजेंट। तो इसने बोला अल्थसर में। ठीक है, ये मेरे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मैं आंसर इसका बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्स्की इज द, क्या ऐसी चीज है? इज द नेक्सस ऑफ मटेरियल आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द डोमिनेंट क्लास मेंटेन देयर पावर। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास है, वो अपनी पावर मेंटेन करके रखती है ना, पूरे सोशल में अपना बोलबाला मेंटेन करके रखती है। वो क्या चीज है? कॉन्शियसनेस है, पावर है, हेजीमनी है, एलिनेशन है। तो करेक्ट आंसर है हेजीमनी। ठीक है, नेक्स्ट है थियोडोर एडोर्नो एंड मार्क्स हॉर्खीमर इन देयर सेलिब्रेटेड डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, ये वर्क है, आर्ग्यूड दैट मास कल्चर, द कल्चर ऑफ टेलीविजन, रेडियो, फिल्म एंड चीप पेपर बैग्स इज क्या है? अ टूल ऑफ डोमिनेशन है, अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस है, अ फिनोमिना ऑफ अकल्ट्रेशन है, या फिर एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो करेक्ट आंसर है अ टूल ऑफ डोमिनेशन है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो मीडिया चीजें हैं क्या है? अ टूल ऑफ डोमिनेशन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है द डैश डैश मॉडल ऑफ मार्क्स फाइंड्स अस दैट कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ पावर बट ऑल्सो दैट चेंजेस इन दीज फोर्सेज एंड रिलेशंस टेक प्लेसेस इन एंड थ्रू कल्चर टू। दैट मीन्स ये मार्क्स है जिसने मॉडल ऑफ मार्क्स है, आई मीन मार्क्स का जो मॉडल है, क्या कौन सा मॉडल है इनमें से, जिसने जो क्या बोलता है कि कल्चर क्या है, ना केवल फोर्स का और रिलेशन की पावर का प्रोडक्ट है बल्कि उसके साथ साथ जो इसमें चेंजेस है उसका भी प्रोडक्ट है या फिर उसका भी बदलाव है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर द सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मार्क्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रीक क्रिटिक हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। दैट मीन्स अच्छे समझ रहे हैं क्या बोला है, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन मतलब नकल का भी नकल है। वो कौन बोलता है, सोक्रेटिस बोलता है, प्लेटो, अरिस्टोटल, यूरोपिड्स। तो ये दोनों का तो कोई चांस नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप अरिस्टोटल को देखो तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था, इमिटेशन ऑफ आर्ट है, इमिटेशन ऑफ आर्ट, ठीक है, या इमिटेशन ऑफ नेचर। किसने बोला, ये अरिस्टोटल ने। लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो ये बंदा क्या बोलता है, ये इमिटेशन का भी इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन का भी इमिटेशन है ऐसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज ट्रू। अब देखिए यहाँ क्या है कि अरिस्टोटल का पोएटिक्स जो वर्क लिखा है, प्लेटो ने क्या लिखा था, रिपब्लिक, अरिस्टोटल ने लिखा पोएटिक्स। इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसमें से क्या ट्रू है, ये हु टेक्स नहीं है, पोएटिक्स है। ठीक है, पोएटिक्स प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। क्या पोएटिक्स ग्रीक ट्रेजेडी की हिस्ट्री के बारे में? नहीं भाई, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। पोएटिक्स इज द थियोरेटिकल ट्रीटाइज ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। ये थोड़ी लग रहा है फंक्शन ऑफ पोएट्री के बारे में बात की। अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट द ट्रेजिक हीरो शुड बी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस कैरेक्टर। ऐसा भी नहीं बोला उसने, क्योंकि उसने बोला ही कि ट्रेजिडी में हामरसिया का टर्म दिया था। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। पोएटिक्स वाज नॉट वाइडली इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई बहुत इन्फ्लुएंशियल था। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पोएटिक्स इज अ थियोरेटिकल ट्रीटाइज ऑफ नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। अगला देखिए, दांते सीज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिगरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ। दांते क्या देखता है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिगरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ, किसके स्ट्रक्चर में, सिमिलरिटी में, मल्टीप्लिसिटी में, ड्युअलिटी में, ओरिजिनलिटी में। करेक्ट आंसर ड्युअलिटी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू होरेस फार्मूला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोएट्री। होरेस के अकॉर्डिंग पोएट्री का फंक्शन क्या है, to present a philosophical and metaphysical view of life, to entertain without any education value, to benefit or to delight, all to say things that are both pleasing and apply to life, criticize and to disparage the society। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप खुद ही कर पाओगे। तो बेनिफिट टू द, ना केवल इसे प्लीज करना इंसान को, बल्कि उसे अपन लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच स्पीकर इन ड्राइडेंस essay of dramatic poesy is believed to present Dryden himself। That means Dryden ने जो वर्क लिखा था essay of dramatic poesy कब आया था, 1668 में। तो इसमें 4 कैरेक्टर रहते हैं, यूजेनाइस, क्राइट्स और लिसिडियस और नियंडर। तो इसमें से ड्राइडन खुद कौन सा है, तो ये बहुत इजी था, आप समझ जाओगे नियंडर है। ठीक है, नियंडर। अब एक चीज और आप देख लें कि इनमें से कौन, ये जो कैरेक्टर है किस पे डिबेट चल रही थी, तो कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। यूजेनियस जो था मॉडर्न ड्रामा को, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट कर रहा था। क्राइट्स जो था क्लासिकल ड्रामा को सपोर्ट कर रहा था। लिसिडियस जो था फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट कर रहा था। नियंडर यानी कि ड्राइडन हिमसेल्फ, ये किसको सपोर्ट कर रहा था, इंग्लिश ड्रामा। और इंग्लिश ड्रामा को ही क्या बोलते थे उस टाइम पे, शेक्सपियरियन ड्रामा। ठीक है, चलो आगे देखें। Who made the statement rights of women may be respected if it be fully proved that reason calls for the respect and loudly demands justice for one of the half of human race। मैरी शैली, जेन ऑस्टिन, मैरी वेलेस्टोन क्रॉफ्ट या फिर वर्जीनिया बोलते। करेक्ट आंसर है मैरी वेलेस्टोन क्रॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अंडरलाइंग इंटेंशन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रीफेस। वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस का एक्चुअल में इंटेंशन क्या था, टू रीडिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पोएटिक्स लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ द पोएट, टू क्रिटिक द वर्क्स ऑफ अदर पोएट्स, ये भी नहीं लग रहा, टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव थ्योरी ऑफ लिटरेचर, ये भी नहीं लग रहा, टू प्रमोट आइडिया पोएट्री एज एंटरटेनमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा रीडिफाइन, ये रीडिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट द पोएटिक लैंग्वेज और नेचर ऑफ पोएट, इस पे बात की गई थी, है ना, कि जो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, रस्टिक होनी चाहिए, पोएट कैसे लिखता है, इन सारी चीजों पे। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन इन द चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। अच्छा, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है, एसटी कॉलेज का वर्क है। ठीक है, अब इसमें इसने एक कॉन्सेप्ट दिया फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो ये कौन से चैप्टर पे दिया है, 3rd चैप्टर पे, 2nd चैप्टर पे, 4th चैप्टर पे, 5th। करेक्ट आंसर है 4th चैप्टर पे ये फैंसी एंड इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया आया कब था, 1870 में पब्लिश हुआ था। ठीक है,
इसके साथ इसका सब टाइटल पूछ रही था। सब टाइटल क्या है? बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। क्या है? बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्नोल्ड्स एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। जो मैथ्यू अर्नोल्ड का एसे है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका मेन मोटिव क्या है? टू क्रिटिसाइज द कंटेम्पररी क्रिटिक्स नहीं हो सकता, टू डिफाइन रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर, टू प्रेजेंट अ न्यू लिटरेरी थ्योरी, टू रीडिफाइन द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसमें भी आपको क्या लग रहा है? टू रीडिफाइन द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म द न्यू क्रिटिसिज्म इन 1910। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, अगर न्यू क्रिटिसिज्म केवल होता तो आप आइए रिचर्ड लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ इन 1910 की बात हो रही है तो इसमें होगा ये जॉयल स्पिंगोर्न, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज डेरिडा मीन बाय डिफरेंस। अच्छा, इसमें डेरिडा ने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जिसमें इस स्पेलिंग क्या कर दी थी? DIFFERANC, डिफरेंस, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट में इसने इसका मतलब क्या निकाला था? ओनली डिफरेंस के लिए, ओनली डिफरमेंट के लिए, हु इज डिफरेंस, आई मीन बोथ, यहाँ हो लिख गया, सॉरी, बोथ डिफरेंस एंड डिफरमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ डिफरेंस एंड डिफरमेंट। नेक्स्ट है, द 3 स्टेजेस ऑफ रिविजन दैट हेरोल्ड ब्लूम डेवलप्स फ्रॉम आइजैक लुरिया आर। इसमें कौन से स्टेजेस हैं रिवीजन के जो हेरोल्ड ब्लूम ने बताया है आइजैक लुरिया के कॉन्सेप्ट से? ये क्लाइमेन, लिमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन टेसरा एंड केनोसिस, या फिर लिमिटेशन सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और अस्केसिस, क्लाइमेन एंड लिमिटेशन। तो करेक्ट आंसर है लिमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज द पोएटिक डिस्कोर्स रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्टेवा। इट रिप्रेजेंट्स, मतलब पोएटिक डिस्कोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है जूलिया क्रिस्टेवा के अकॉर्डिंग? द अथॉरिटेरियन एंड फोर्सेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, द सेमियोटिक्स, फ्लक्स एंड ओपननेस, द सिंबॉलिक फ्लक्स, या फिर द पोस्ट ओपिडियल फ्लक्स। तो करेक्ट आंसर है द सेमियोटिक फ्लक्स, द सेमियोटिक फ्लक्स एंड ओपननेस। नेक्स्ट देखिए, ब्रूक्स डिफाइंस डैश डैश एज द ऑब्वियस रैपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बाय कॉन्टेक्स्ट। तो ब्रूक्स ने द ऑब्वियस रैपिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय कॉन्टेक्स्ट किसे बोला? आयरनी को, ठीक है। सार्काज्म क्या है? सार्काज्म है ये एग्जैक्ट अपोजिट बोला जाता है, जो इंसान बोल रहा है उसका अपोजिट बोला जाता है, ठीक है, ये सार्काज्म है। नेक्स्ट देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म कॉन्ट्रापुंटल रीडिंग। कॉन्ट्रापुंटल रीडिंग क्या किसने दिया था? होमी भाभा ने, एडवर्ड सईद ने, मिशेल डिफुकॉल्ट ने, या जेक्स लुकार ने? करेक्ट आंसर है एडवर्ड सईद ने। और किस बुक में दिया था? कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू होमी भावा's व्यू, the stereotype is an archetype, the assertion of colonial authority, the colonizer himself, या फिर a form of anxious colonial knowledge। करेक्ट आंसर है जो a form of anxious colonial knowledge, ये। नेक्स्ट देखिए, जेरार्ड जेनेट divides narrative into 3 levels. What are they? कौन से लेवल्स हैं? तो इसका डेफिनेशन पता नहीं है, करेक्ट आंसर ये आप लिख लो, हिस्ट्री, रिसाइट एंड नरेशन। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच स्कूल ऑफ क्रिटिक्स इज द अरिस्टोटेलियन अप्रोच टू लिटरेचर बेसिस टू इट्स मेथड? साइकोएनालिटिक क्रिटिक, फॉर्मलिस्ट, शिकागो क्रिटिक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो करेक्ट हो जाएगा शिकागो क्रिटिक्स। नेक्स्ट देखिए, इन डैश डैश इन ब्रिटेन इन द काउंटर पार्ट ऑफ डैश डैश इन अमेरिका। तो कल्चरल मटेरियलिज्म इन ब्रिटेन क्या कहलाता है? न्यू हिस्टोरिसिज्म इन अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज आइडियोलॉजी रेफर टू अकॉर्डिंग टू टेरी गल्टन। टेरी गल्टन के अकॉर्डिंग कौन सी आइडियोलॉजी रेफर करती है? ऑप्शन, द मर्जर ऑफ क्रिटिसिज्म विद आइडियोलॉजिकल प्री हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय टेक्स्ट, फॉर्मुलेटेड डॉक्ट्राइन्स, ऑल दो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ गया? ऑल दोज, ये ऑल दो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एस्थेटिक, रिलीजियस, जुडिशियल एंड अदर्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू द रेफरेंसेस इन द टेक्स्ट इन एमएलए सिस्टम इंडिकेट। ये एमएलए जो फॉर्मेट है इसमें रेफरेंस का मतलब क्या है? टाइटल ऑफ द एसे, नेम ऑफ द ऑथर, एंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड। जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ये काम आता है ना, ये फॉर्मेट है एमएलए। व्हाट इज द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? बहुत अच्छे से पता, किसी दूसरे की चीज को चोरी करके लिखना और बताना कि हमारा है। तो इसमें देख लो, प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन्स आइडिया वर्ड्स और इन द टायर वर्क एज योर ओन। नेक्स्ट देखिए, when should you quote from source in your research? When should you quote from source in your research? अपने
सोर्स से कब रिसर्च में कोट करना चाहिए। तो व्हेन इट इज नेसेसरी टू पैराफ्रेज, व्हेन यू राइट लॉन्ग पैसेज, या फिर व्हेन यू एग्जैक्ट वर्डिंग इंपॉर्टेंट टू योर क्लेम, व्हेन यू डिजायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स। सो इसका करेक्ट हो जाएगा व्हेन द एग्जैक्ट वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट टू योर क्लेम, जब तुम्हारी एग्जैक्टली वर्डिंग हो तुम्हारे पास, ठीक है, क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे एपिग्राफ और एपिटाफ में। तो एपिग्राफ है ना, तो देखो, इट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ रिसर्च पेपर का नहीं है। इट इज द की पैसेज ऑफ रिसर्च पेपर, इट इज लास्ट कोटेशन इन रिसर्च पेपर। तो करेक्ट आंसर है इट इज द शॉर्ट कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ वर्क दैट एस्टैब्लिशेस इन इट्स टीम ओवर मूड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड। अच्छा, वर्क्स की लिस्ट कहाँ साइट की जाती है, कहाँ मेंशन की जाती है रिसर्च पेपर में, आउटसाइड एंड, या फिर एंड में, या फिर लास्ट पैराग्राफ में, या फिर इन द मिडिल। तो करेक्ट आंसर है एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द की कंसर्न ऑफ द डिकंस्ट्रक्शनिस्ट मेथड इन लिटरेरी रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च में डिकंस्ट्रक्शनिस्ट का क्या की कंसर्न है। एक्सप्लोरिंग सर्टेनिटी ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, लोकेटिंग द स्ट्रक्चरल मीनिंग विद इन द टेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग द कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ द लैंग एंड पैरोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरिंग द कॉन्ट्रडिक्शन एंड फिशर्स एंड स्लिपरीनेस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बिब्लियोग्राफिकल कोड्स। बिब्लियोग्राफिकल कोड्स है क्या एक्चुअल। इट रेफर्स टू द फॉर्मेट, टाइपोग्राफी, प्ले आउट ऑफ पेपर etc ऑफ अ टेक्स्ट, या फिर इट रेफर्स टू वर्क साइटेड लिस्ट, या फिर इट रिलेटेड टू ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, या फिर रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ द ऑथर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, टाइपोग्राफी, प्ले आउट ऑफ पेपर etc, ये टेक्स्ट के बारे में फॉर्मेट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, जहां से भी आप ले रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, उसे साइट कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्ड कैट। वर्ड कैट क्या है, तो यूनियन कैटलॉग ऑफरिंग ऑनलाइन एक्सेस टू कलेक्शन ऑफ ओवर 10,000 लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिसर्चर डू। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं, रीड्स द टेक्स्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, लोकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द टेक्स्ट, स्कॉर्चेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कॉर्चेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द ऑथर, द टेक्स्ट का कि ऑथर का, ये दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है। सेंट्रल थीम भी नहीं देखते, तो करेक्ट है रीड द टेक्स्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, टेक्स्ट को, केवल टेक्स्ट को देख करके उसका मीनिंग निकालते हैं। विच थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पेज अटेंशन टू द अनकॉन्शियस मोटिव ऑफ द ऑथर एंड कैरेक्टर डिपिक्टेड इन द वर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोएनालिटिस। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग आई हुई है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखी है, ये आप इजीली बता सकते हो। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने, नीरज सिंह चौधरी ने, ठीक है। इसके बाद देख लो फर्स्ट का सेकंड कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड कौन सा है, ये वाला भी है, ये वाला, तो ये कट गए, ठीक है। माई सन, ये फिर इसके बाद माई सन्स फादर नहीं बन रहा, फेस टू फेस नहीं बन रहा, तो अपॉलॉजी फॉर हीरोइज्म ये लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो डी का फर्स्ट कौन सा है इन दोनों में से, ये थर्ड आ गया, तो मतलब ये फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट देखो, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स। आर के नारायण की जो नॉवेल्स है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। गाइड हो गई, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गई, संपत हो गई। तो देखो गाइड कब आई, 1958 में, तो इसलिए तो 1916 क्या मिला था आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये तो 1958 में हुई। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये आई थी 1952 में, ठीक है। मिस्टर संपत आई थी 1949 में, और मैन ईटर्स आई थी 1961 में। तो अब लगा लो, पहले आया था ये, तो मिस्टर संपत यानी कि सी आएगा, यानी कि सी यानी थर्ड नंबर पहले, ये और ये है, तो ये कट गया। इसके बाद सेकंड कौन, 49 के बाद 52 यानी द फाइनेंशियल, यानी कि बी आना चाहिए। इसमें देखो बी सेकंड आ रहा है, ये आ रहा, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अपन इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सॉल्यूशन और क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।